EFM बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे दीर्घकाल में उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न टू स्केल। इसमें हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं समोत्पत्ति वक्र क्या होते हैं, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल क्या हैं और पैमाने की समता प्रतिफल क्या है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल हम किसे कहते हैं? उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उत्पादन के साधनों को दुगना कर दें और हमारा जो उत्पादन है वो दुगने से कम हो तो इसे हम पैमाने का घटता प्रतिफल कहेंगे। और पैमाने के घटते प्रतिफल का जो नियम है यह उस समय लागू होता है जब फर्म को बड़े पैमाने के उत्पादन की जो प्राप्त होने वाली जितनी भी बचतें थीं और मितव्ययताएं थी वो अब समाप्त हो जाती हैं, और इसके साथ साथ बड़े पैमाने के उत्पादन में जो प्रबंध की कठिनाई उत्पन्न होने से जो अमितव्ययताएं हैं वो भी प्राप्त होने लगती हैं। और बड़े पैमाने के उत्पादन की अमितव्ययताएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसका प्रबंध करना भी कठिन हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फर्म के, उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं रहता और सब किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में और उनको लागू करने में भी देरी हो जाती है। पैमाने के घटते प्रतिफल को हम इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने OX एक्सिस पर श्रम लिया है और OY एक्सिस पर हमने पूंजी को लिया है। यहाँ पर 5, 10, 15 और 20 इकाइयों का उत्पादन करने वाले जो समोत्पत्ति वक्र हैं वो दिखाए गए हैं। जब किसी विस्तार पथ पर स्थित समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाली समोत्पत्ति वक्रों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तो ये पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति को प्रदर्शित करती है। और इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि BC ग्रेटर देन AB एंड CD ग्रेटर देन BC। जो BC है वो AB से बड़ा है और जो CD है वो BC से बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्थिति कब होगी? जब पैमाने के घटते प्रतिफल होंगे। अब हम यह देखेंगे कि पैमाने के घटते प्रतिफल क्यों लागू होते हैं किसी भी बिजनेस के अंतर्गत, हमेशा अंत में ऐसा क्यों होता है। रीजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के घटते प्रतिफल के लागू होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण है प्रबंध की जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट। जब उत्पादन के पैमाने का बहुत ज्यादा विस्तार किया जाता है तो एक सीमा के बाद में उस बड़े पैमाने के उत्पादन का जो मैनेजमेंट करना है वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उससे उस बिजनेस में अकुशलताएं बढ़ने लगती हैं। दूसरा जो इसका कारण है वो है निर्णय लेने व लागू करने में विलंब, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें प्रबंध की जब जटिलताएं बढ़ जाती हैं तो प्रबंध की जटिलताएं बढ़ने से एक तो निर्णय लेने में और उसके बाद उसको लागू करने में भी बहुत ज्यादा विलंब हो जाता है। उसकी वजह से भी पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। और यह क्यों होता है कि जब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, लाल फीताशाही बढ़ने लगती है और वहां पर बहुत सारी जो प्रबंध की अमितव्ययता है वो भी प्राप्त होने के कारण ऐसा होता है। थर्ड जो इसका कारण है वो है पैमाने की अमितव्ययताएं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम शुरू में उत्पादन के पैमाने को बढ़ाते हैं तो शुरू में तो बहुत सारी हमें आंतरिक और बाहरी मितव्ययताएं प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन जो ये आंतरिक और बाहरी मितव्ययताएं हैं ये अनिश्चित काल तक प्राप्त नहीं होती हैं और एक सीमा के बाद में ये जितनी भी मितव्ययताएं हैं वो अमितव्ययताओं में बदलने लगती हैं। उससे भी पैमाने के घटते जो प्रतिफल का नियम है वो क्रियाशील होने लगता है। फोर्थ है इसमें श्रम समस्याएं या लेबर प्रॉब्लम्स।
जब हम उत्पादन का पैमाना बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे तो हमें श्रमिकों की संख्या भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सारे श्रमिकों की हमें ज़रूरत होगी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कई तरह के श्रमिक हम वहाँ पर रखेंगे। तो एक सीमा के बाद जो इन श्रमिक हैं उनका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि श्रमिकों से संबंधित डेली नई नई जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आने लगती हैं। उनके जो लेबर यूनियंस हैं वो बन जाती हैं और वो अपने राइट्स के लिए विभिन्न प्रकार के दंगे, हड़ताल, तालाबंदी आदि करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों तरह की जो लेबर प्रॉब्लम्स हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ता है। फिफ्थ इसका जो रीजन है वो है साहसी का स्थिर रहना, फिक्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उत्पादन का जब हम पैमाना बढ़ाते हैं तो उत्पादन के सभी साधनों को एक तो परिवर्तनशील माना जाता है और दूसरा उनको विभाजनीय माना जाता है। परंतु हम प्रैक्टिकल में देखें तो जो साहसी है या जो एक साधन हमारा एक जो साहस है वो एक तो स्थिर है और साथ ही साथ वो अविभाज्य है। तो इसके कारण भी जो पैमाने का जो घटता प्रतिफल है वो लागू हो जाता है। और जो लास्ट फैक्टर है पैमाने के घटते प्रतिफल का वो है अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। जितने भी हमने ऊपर जो इसके रीजन पढ़े उसके साथ साथ दुर्लभ साधनों का यदि हम बहुत ज्यादा विदोहन करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उससे भी पैमाने के जो घटते प्रतिफल हैं वो लागू हो जाते हैं। तो ये सभी रीजंस थे जो कि हमें बताते हैं कि एक बिजनेस में अंत में अवश्य रूप से पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल, वैराइंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के बदलते हुए प्रतिफल में हम यहाँ देखेंगे कि हमने जो पिछले वीडियोस में और आज की वीडियो में हमने पैमाने के तीनों प्रतिफल पढ़े हैं, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, पैमाने के समता प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल, इन तीनों को हम एक ही डायग्राम के माध्यम से समझाने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जो पैमाने के जितने भी प्रतिफलों की जो भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है, ये तीनों जो प्रवृत्तियां हैं एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि जब हम एक फर्म में उत्पादन को बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में तो पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल लागू होते हैं। इसके बाद उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाने पर कुछ समय के लिए पैमाने के समता प्रतिफल लागू होते हैं और समता प्रतिफल के बाद उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू होने लगते हैं, जिसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिया है साधन एक्स और ओ वाई एक्सिस पर लिया है हमने साधन वाई। इसमें हम ए से डी बिंदु तक देखें तो जो कि हमें बताता है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, और हम डी से एफ बिंदु की तरफ देखें तो वो बताता है हमें पैमाने के समता प्रतिफल, और एफ से यदि हम आई बिंदु तक देखें तो वो हमें बताता है ह्रासमान प्रतिफल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तीनों ही जो प्रवृत्तियां हैं वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि तीनों ही आपस में किसी न तरह से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कि हमने इस एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है।